तारीख थी नवंबर 2019। जब पूरी दिल्ली सन्नाटे की चादर ओढ़े सो रही थी, तब प्रधानमंत्री आवास के बाहर हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सुरक्षा इतनी अभेद्य कि एक परिंदा भी पर न मार सके, और उसी तनावपूर्ण माहौल के बीच बुलाई जाती है देश की सबसे ताकतवर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग। हर कोई इसी सवाल में उलझा था कि आखिर माजरा क्या है। ठीक आधी रात को एक रहस्यमयी गाड़ी पीएम आवास के भीतर दाखिल होती है, लेकिन असली बिसात तो सरहद के उस पार बिछाई जा चुकी थी। आतंकी हाफिज सईद के घर के ठीक बगल में एक नया ठिकाना तैयार होता है, जहां वासे नाम के शख्स को मोहरा बनाकर 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों की बड़ी पेशगी दी जाती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आता है जब रॉ RNAW के एजेंट्स नावेद के सीधे संपर्क में आते हैं। खुफिया मुलाकातों का दौर शुरू होता है और देखते ही देखते नावेद के बैंक खाते में 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। ये कोई साधारण लेन देन नहीं, बल्कि एक तख्ता पलट की तैयारी थी। ऑपरेशन को फाइनल टच देने के लिए अफगानिस्तान से एक गुमनाम हमलावर को चुपचाप पाकिस्तान की सीमा में दाखिल कराया गया, और फिर वही हुआ जिसका खौफ था, एक जोरदार धमाका जिसकी गूंज ने हाफिज सईद के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे समझ आ चुका था कि इस बार घेराबंदी बहुत गहरी और बहुत खतरनाक है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाथ में एक मोटी फाइल और उस पर लाल स्याही से लिखे वो बड़े बड़े अक्षर, कॉन्फिडेंशियल। वक्त जैसे थम गया था। करीब 15 मिनट का वो इंतजार किसी सदियों पुराने सन्नाटे जैसा लग रहा था। तभी कमरे का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी नजरों में हैरानी थी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और फिर सामंत गोयल की तरफ देखते हुए पूछा, इतनी रात को अचानक? सब ठीक तो है सामंत? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें खुद इस वक्त आना पड़ा? पूरे कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सामंत गोयल ने फाइल टेबल पर रखी और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। हमने हाफिज सईद का पता लगा लिया है। हाफिज सईद, वही नाम जिसने 26 नवंबर की वो खौफनाक रात लिखी थी। वो मास्टरमाइंड जिसकी साजिश ने मुंबई की सड़कों को मासूमों के खून से लाल कर दिया था। सालों से जो नाम भारत के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था, आज उसकी मौत का वारंट मेज पर पड़ा था। हाफिज सईद का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव बदल गए। खामोशी अब एक बड़े फैसले में बदलने वाली थी। बिना एक पल गवाए उसी वक्त एक इमरजेंसी कॉल किया गया। आधी रात का वक्त था, लेकिन दिल्ली का पावर सेंटर जाग चुका था और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक तुरंत बुला ली गई। आधी रात का सन्नाटा अब एक बेहद गोपनीय मीटिंग में तब्दील हो चुका था। कमरे के अंदर देश के सबसे ताकतवर चेहरे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल। हवा में तनाव इतना था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। तभी सामंत गोयल का हाथ फाइल पर आता है और वो उसे धीरे से खोलते हैं। मेज पर बिखर गई वो तस्वीरें जिन्हें देखने के लिए भारत सालों से तड़प रहा था। हाफिज सईद की ताज़ा तस्वीरें, उसके रिकॉर्ड किए गए वो खौफनाक वॉइस सैंपल्स और रॉ की सबसे ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। सामंत गोयल की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। गोयल साहब ने कहा, सर, अब बहुत हो चुका। अब UN के दरवाजे खटखटाने का वक्त निकल गया है। अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिशें भी अब बेअसर हैं। वो कभी उसे हमें नहीं सौंपेंगे। गोयल साहब थोड़ा और झुके और सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में देखकर बोले, अब वक्त आ गया है कि भारत को खुद अपनी बाहें खोलनी होंगी। अब हमें एक डायरेक्ट ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन, यह शब्द कमरे में किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजा। प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए गहरी नजरों से गोयल साहब को देखा और पूछा, ऑपरेशन? सामंत, साफ लफ्जों में कहो, इस ऑपरेशन से तुम्हारा मतलब क्या है? पूरे कमरे की धड़कनें रुक गईं। गोयल साहब ने बिना पलक झपकाए सिर्फ एक लाइन कही, सर, मेरा मतलब है हाफिज सईद को पाकिस्तान के अंदर ही खत्म करना। गोयल साहब के शब्दों में एक ऐसी आग थी जो सालों के इंतजार के बाद भड़की थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, सर, उसे सिर्फ मारना नहीं है, उसे उसके उन इसी आकाओं की आंखों के सामने मौत के घाट उतारना है जो आज तक उसे अपनी ढाल समझते आए हैं। कमरे में मौजूद इंडियन जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल कुछ पलों के लिए गहरी सोच में डूब गए। उनकी आंखें जैसे भविष्य के नक्शे देख रही थीं। उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा, सैयद को खत्म करने का इससे सटीक मौका शायद इतिहास हमें दोबारा कभी नहीं देगा। डोभाल साहब ने प्रधानमंत्री की ओर देखा और एक धीमी लेकिन गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे काटा जा सकता था। सबकी नजरें प्रधानमंत्री के चेहरे पर जमी थीं। कुछ सेकंड बीते जो शायद उस कमरे में बैठे लोगों के लिए घंटों के बराबर थे। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फाइल बंद की और एक दमदार अंदाज में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, आगे बढ़िए, ऑपरेशन शुरू किया जाए। बस यही वो पल था। 26 नवंबर 2008 की उस खौफनाक रात के बाद पहली बार भारत की एक अधूरी कसम ने हकीकत का रूप लेना शुरू किया।
एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि इंसाफ था, और इसी मिशन का कोडनेम रखा गया ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास अब तक सिर्फ एक ही सबसे मजबूत कड़ी थी, हफीज सईद की एकदम सटीक लोकेशन। उन्हें पता था कि वो कहां सोता है और कहां जागता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। मुश्किल ये नहीं थी कि वो कहां है, मुश्किल ये थी कि उस तक पहुंचना मौत के कुएं में कूदने जैसा था। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। हफीज सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना, ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही जानलेवा। सईद का ठिकाना था लाहौर का वो वीआईपी इलाका जोहार टाउन। वहां उसकी सुरक्षा किसी अभेद्य किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की तीखी नजर और हर आने जाने वाले की सख्त तलाशी। परिंदा भी अगर वहां पर मारता तो उसके पंख गिने जा सकते थे। सईद के घर तक पहुंचना किसी सुसाइड मिशन जैसा था। रॉ RNAW के रणनीतिकारों को एक बात साफ हो चुकी थी, अगर हम सीधे दरवाजा खटखटाएंगे तो ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं होगा, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का संकट बन जाएगा। जंग छिड़ सकती थी। समझ आ चुका था कि अगर सीधा हमला नामुमकिन है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी था एक लोकल बेस, एक ऐसा घर जो सईद के ठिकाने के ठीक नाक के नीचे हो, एक ऐसी जगह जो शक के दायरे से कोसों दूर हो, लेकिन जहां से सईद की हर हलचल, उसकी हर सांस पर नजर रखी जा सके। वो एक ऐसा ठिकाना होना चाहिए था जो बाहर से बिल्कुल आम दिखे, लेकिन जिसके अंदर भारत का सबसे खतरनाक ऑपरेशन आकार ले सके। जरूरत एक ऐसे ठिकाने की थी जहां से सईद की हर सांस और उसकी हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। और यहीं से इस जासूसी की दास्तान में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिसंबर 2019, दुबई। शहर की चकाचौंध से दूर एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से कालकोठरी में सड़ रहा था। नाम था नावेद। नावेद की खता क्या थी? कोई बड़ा जुर्म नहीं, बस एक छोटी सी चोरी। वो कोई खुखार आतंकी नहीं था, न ही कोई ट्रेंड एजेंट। वो बस एक आम आदमी था जो वक्त की मार झेल रहा था। तभी एक दिन अचानक, बिना किसी अर्जी के, जेल के भारी दरवाजे नावेद के लिए खुल जाते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी बेल हो गई है। नावेद को यकीन नहीं हो रहा था कि इस परदेश में उसका मददगार कौन है। जेल की दहलीज पर खड़ा था एक रहस्यमयी शख्स वासे। आजाद हवा में कदम रखते ही नावेद की हैरानी सवालों में बदल गई। उसने वासे की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। वासे ने बड़े ही ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया बाद में कहना नावेद, फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है। वासे ने खुद को एक रसूखदार कारोबारी बताया जिसका धंधा पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फैला था। लेकिन नावेद को अंदाजा भी नहीं था कि इस मदद की कीमत उसे अपनी जान की बाजी लगाकर चुकानी होगी। वासे ने नावेद के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें अमीर बनने का शॉर्टकट था। उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था। नावेद का दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। वो जानता था कि इस अनजान मेहरबानी के पीछे कोई बड़ी वजह है, लेकिन घर की गरीबी और पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं का गला घोंट दिया। बिना देर किए वासे ने नावेद के सामने 50 लाख पाकिस्तानी रुपए रख दिए। नावेद के लिए ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी बदलती किस्मत की चाबी थी। उसने वो पैसे उठा लिए और इसी के साथ उसने उस अनजान रास्ते पर अपना पहला कदम रख दिया। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान की सरजमी पर लौट आया। उसे लगा था कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है, लेकिन हकीकत में रॉ की बिछाई हुई शतरंज की बिसात अब जमीन पर उतर चुकी थी। एक शाम नावेद का फोन बजता है। दूसरी तरफ वासे था। आवाज ठंडी थी और निर्देश बिल्कुल साफ। लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने कोई सवाल नहीं किया। पैसों के एहसान तले दबे नावेद ने चुपचाप जौहर टाउन का हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये कोई आम मकान नहीं था। ये मौत के सौदागर हाफिज सईद के घर के इतने नजदीक था कि वहां से उसकी सांसों की आहट भी सुनी जा सकती थी। ये घर अब भारत का वो गुप्त ठिकाना बन चुका था जहां से विनाश की पटकथा लिखी जानी थी। अब सईद की हर हरकत, हर मुलाकात और उसके घर आने जाने वाला हर शख्स रॉ की नजर में था। नावेद को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस वासे को वो अपना मददगार समझ रहा है वो असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एक मंझा हुआ एजेंट था जिसने बड़ी चालाकी से नावेद को इस खतरनाक खेल का हिस्सा बना लिया था। जिस सुरक्षित ठिकाने की तलाश रॉ को महीनों से थी, वो अब नावेद के घर की शक्ल में मिल चुका था। इसके बाद शुरू हुआ सायों का खेल। अलग अलग समय पर, अलग अलग वेश में रॉ के एजेंट्स नावेद के घर आने जाने लगे। कभी कोई मेहमान बनकर आता तो कभी कोई दूर का रिश्तेदार, कोई कुछ दिनों के लिए ठहरता तो कोई हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी एक सवाल नहीं पूछा। आखिर सवाल पूछता भी कैसे? वो तो उस 50 लाख के एहसान और वासे के डर के नीचे दबा हुआ था। अगले 6 महीनों तक उस घर के अंदर से एक बेहद खामोश लेकिन जानलेवा ऑपरेशन चलाया गया। रॉ के जांबाजों ने हफीज सईद की जिंदगी के हर पन्ने को बारीकी से पढ़ लिया था। सईद के घर के बाहर कब पुलिस का पहरा ढीला होता है, उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक है,
घर के अंदर कौन आता है और कौन बाहर जाता है। सईद को लग रहा था कि वो अपने किले में सुरक्षित है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि मौत उसके ठीक बगल वाले घर में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। हफीज सईद के घर के अंदर की एक एक हलचल, कब कौन सा गार्ड बदलता है, कब दरवाजा खुलता है और कब वो खुद बाहर निकलता है, हर एक मिनट का हिसाब एक गुप्त डायरी में दर्ज किया जा रहा था। जौहर टाउन का वो हाउस नंबर 120 अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की छाती पर रखा भारत का एक अदृश्य हथियार बन चुका था। लाहौर की गलियों से निकलने वाला हर डेटा सीधे दिल्ली पहुंच रहा था। रॉ चीफ सामंत गोयल खुद हर अपडेट की बारीकी से जांच कर रहे थे। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी और मोहरे अपनी जगह पर थे। ऑपरेशन अब उस मोड़ पर था जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात थी जिसे रॉकेट ट्रेंड जासूसों ने भी मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। नावेद, जो इस पूरे खेल का अनजाना हिस्सा था, हर हफ्ते एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। सबको लगा कि ये उसकी सामान्य दिनचर्या है, एक बेटे का अपने घर जाना। इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर जासूसी की दुनिया का एक कड़वा सच है, यहाँ कोई भी चीज मामूली नहीं होती। नावेद की यही एक आदत इस पूरे ऑपरेशन अलविदा की सबसे कमजोर कड़ी बनने वाली थी। एक ऐसी चूक जो या तो मिशन को कामयाब बनाती या फिर भारत के सबसे बड़े गुप्त मिशन का पर्दाफाश कर देती। रॉ की नजर में नावेद सिर्फ एक मोहरा था, जिसकी जिंदगी के मामूली तौर तरीकों पर शक करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। प्लानिंग अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने के लिए तैयार थी। लोकेशन तय थी, वक्त मुकर्रर था, बस एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। अचानक वासे का फोन आता है। आवाज में हमेशा की तरह वही रहस्य था। उसने नावेद को तुरंत दुबई आने का फरमान सुना दिया। क्यों, ये नहीं बताया गया। दुबई की चकाचौंध के बीच एक कोने में बैठी इन दो शख्सियतों के बीच का माहौल अचानक भारी हो गया। वासे खामोशी से अपनी कॉफी पी रहा था। फिर अचानक उसने नावेद की आंखों में झांकते हुए एक ऐसा सवाल किया जो उस माहौल के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वासे ने पूछा, नावेद, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को अपनी जमीन पर पनाह देता है वो गलत है? क्या ये सब बंद नहीं होना चाहिए? नावेद, जिसे अब तक इस खेल की गहराई का अंदाजा नहीं था, उसने बड़े ही लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। नावेद ने कहा, अरे भाई, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? होने दो जो हो रहा है। आखिर वो मारते तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को ही है ना, हमारा क्या जा रहा है? नावेद के इन चंद शब्दों ने हवा में एक कड़वाहट भर दी। उसे पता नहीं था कि जिस शख्स के सामने वो दुश्मन की बात कर रहा है वो असल में उसी देश का रखवाला है। वासे के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन उसके दिमाग में अब फैसला हो चुका था। नावेद ने अनजाने में साबित कर दिया था कि उसे इस मिशन के असली मकसद से दूर रखना ही बेहतर है। नावेद के बेपरवाह जवाब ने कमरे में एक ठंडी खामोशी पैदा कर दी। वासे कुछ पलों के लिए चुप रहा, जैसे वो अपने अगले वार की तैयारी कर रहा हो। फिर उसने अपनी कुर्सी नावेद के करीब की और आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, नावेद, मैं किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम नहीं करता, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने 26/11 के मुंबई हमले में अपना पूरा परिवार खो दिया था। नावेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वासे ने बात जारी रखी, उस यहूदी की रगों में अब सिर्फ इंतकाम दौड़ रहा है और वो चाहता है कि उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा पड़ोसी हाफिज सईद अपने अंजाम तक पहुंचे। नावेद के लिए ये सब किसी हॉलीवुड की फिल्मी कहानी जैसा था। उसका दिमाग चकराने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वासे ने असली पत्ता मेज पर फेंका और कहा, मुझे सईद के उस किले को भेदने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो? मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो हाफिज सईद है, कोई आम आदमी नहीं। वासे बहुत शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने अपना आखिरी कार्ड खेला। मना करने से पहले एक बार फिर सोच लो नावेद, अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हमेशा के लिए अमेरिका में बसा दिया जाएगा। नई पहचान, नया घर और इतनी दौलत कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को कभी मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नावेद की आंखों में अब अमेरिका और दौलत का लालच साफ दिखने लगा था। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला था। एक तरफ मौत का खौफनाक मंजर था तो दूसरी तरफ पैसों का समंदर और 7 समंदर पार अमेरिका में एक आलीशान भविष्य। डर और लालच के बीच चल रही जंग अब अपने आखिरी दौर में थी। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार नावेद का लालच जीत गया। उसने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। अगले ही कुछ पलों में नावेद के बैंक खाते में एक ऐसी रकम आई जिसे उसने अपनी 7 पुश्तों के सपनों में भी नहीं देखा था। पूरे 15 करोड़ रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि इस बात का पक्का सबूत था कि अब पीछे हटने का हर रास्ता बंद हो चुका है। नावेद अब चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता था। वो अब आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन अलविदा का एक हिस्सा बन चुका था। हफ्तों की बारीक प्लानिंग के बाद रॉ एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जो लाहौर के उस वीआईपी इलाके को हिलाकर रखने वाला था। तय हुआ कि हाफिज सईद को मारने के लिए गोलियों का नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली कार बम का इस्तेमाल किया जाएगा। रणनीति तैयार थी। धमाका इतना जोरदार होना चाहिए था कि सईद का नाम और निशा तक न बचे।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी वही थी, उस विस्फोटक से भरी गाड़ी को सईद के उस अभेद्य किले के अंदर पहुंचाना कैसे है। तैयारी अब नावेद के घर के अंदर शुरू होने वाली थी। जोहार टाउन की उसी खामोश गली में रॉ के एजेंट्स ने चुपचाप अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार कर लिया था, एक काली टोयोटा कोरोला। बाहर से देखने में ये किसी रईस की सवारी लगती थी, लेकिन इसके लोहे के जिस्म के अंदर मौत का सामान भरा था। पूरी 300 किलो RDX, इतनी तबाही कि एक पूरा मोहल्ला मलबे में तब्दील हो जाए। रॉ के जांबाजों ने ये काम इतनी सफाई से किया कि अगर कोई कार के पास से गुजर भी जाता तो उसे बारूद की गंध तक नहीं आती। धमाके से कुछ दिन पहले इस चलता फिरता बम बन चुकी कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अधबनी इमारत में छिपा दिया गया। वहां न कोई चौकीदार था, न कोई CCTV कैमरा। नावेद, जो इस मिशन का चेहरा था, उसे इस काली कार के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया गया था। अब रॉ के सामने हिमालय जैसी बड़ी चुनौती खड़ी थी। कार तैयार थी, बारूद भरा था, लोकेशन सेट थी, लेकिन इस मौत की गाड़ी को हफीज सईद के उस किले के गेट तक ले जाएगा कौन? ये कोई आम ड्राइविंग जॉब नहीं थी, ये एक वन वे टिकट था। जो भी इस कार की स्टीयरिंग थामता उसका जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। रॉ को अब एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो पैसों के लिए अपनी जान हथेली पर रख सके, एक ऐसा मोहरा जिसकी जिंदगी की कीमत बारूद से भी सस्ती हो। रॉ को अब उस हाथ की जरूरत थी जो मौत की स्टीयरिंग थाम सके, और वो हाथ मिला अफगानिस्तान के बंजर इलाकों में। एक ऐसा शख्स जिसकी गरीबी ने उसकी मौत के डर को खत्म कर दिया था। उसे चुपचाप साये की तरह पाकिस्तान लाया गया। उसे बस एक ही यकीन दिलाया गया, तुम नहीं होगे, लेकिन तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। अब जोहार टाउन के उस हाउस नंबर 120 के अंदर 4 लोग मौजूद थे। 3 मंझे हुए रॉ एजेंट्स जिनकी आंखों में मिशन की कामयाबी की आग थी, और चौथा वो अफगानिस्तानी जो अपनी ही मैयत का ड्राइवर बनने आया था। अजीब बात देखिए, नावेद ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये अजनबी लोग कौन हैं, ये रात के अंधेरे में क्या बुदबुदाते हैं, और इनके बैग्स में क्या है। वासे के दिए हुए करोड़ों रुपयों ने नावेद की जबान और जमीर दोनों पर ताला लगा दिया था। अब तक सब कुछ किसी सधी हुई पटकथा की तरह चल रहा था। कोई गलती नहीं, कोई रुकावट नहीं। रॉ का मास्टर प्लान हकीकत बनने के बेहद करीब था। लेकिन जासूसी की दुनिया का एक दस्तूर है, हर बड़े ऑपरेशन में एक ऐसा पल आता है जहां किस्मत पलट जाती है। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना दिल्ली के वॉर रूम में बैठे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी नहीं की थी। तूफान आने वाला था, और इसकी शुरुआत उसी मामूली सी चूक से होने वाली थी जिसे रॉ ने नजरअंदाज कर दिया था। 13 मई 2021, ईद का दिन। वासे, जो इस पूरे जासूसी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी था, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने दिल्ली आया हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सरहद पार लाहौर में जो आग उसने लगाई है, उसे अंजाम तक पहुंचाने से पहले उसे खुद एक अलग ही जंग लड़नी होगी। त्योहार खत्म होते ही अगले दिन वासे दुबई लौटने के लिए घर से निकलता है। मिशन का सबसे अहम दौर शुरू होने वाला था और उसका वहां होना बहुत जरूरी था। लेकिन अचानक सड़कों का शोर उसके कानों में गूंजने लगा, मंजर धुंधला होने लगा। वासे खुद को संभाल नहीं पाया और बीच सड़क पर गिर पड़ा। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि वो पिछले कई दिनों से तेज बुखार से तप रहा था। फिर वो रिपोर्ट आई जिसने दिल्ली से लाहौर तक रॉ के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कोविड-19 पॉजिटिव। वासे की हालत देखते ही देखते बिगड़ने लगी। उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। डॉक्टरों के पास कोई चारा नहीं बचा और उसे तुरंत ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं थी, ये ऑपरेशन अलविदा की मौत की घंटी थी। वासे वो इकलौता शख्स था जिससे नावेद सीधे जुड़ा हुआ था। अब नावेद को निर्देश कौन देगा? लाहौर के उस घर में बैठे एजेंट्स का क्या होगा? शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब वेंटिलेटर पर था और सरहद पार मिशन अब एक ऐसे अंधेरे में था जहां से तबाही साफ नजर आ रही थी। अगले 2 दिन तक वासे जिंदगी और मौत के बीच उसी ICU के बिस्तर पर झूलता रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वो जांबाज जिसने सरहदों के पार मौत के सौदागरों की नींद उड़ा दी थी, खुद खामोश हो गया। वासे अब इस दुनिया में नहीं था। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, रॉ के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। ये सिर्फ एक साथी की मौत नहीं थी, ये ऑपरेशन अलविदा की मौत थी। वासे ही वो इकलौता पुल था जो दिल्ली को लाहौर के उस गुप्त ठिकाने से जोड़ता था। वासे के बिना नावेद को काबू करना नामुमकिन था। रॉ का पूरा ऑपरेशन अब एक ऐसे जहाज की तरह था जिसका कप्तान ही डूब चुका था। लेकिन उधर लाहौर में एक और तबाही इंतजार कर रही थी। नावेद, जिसकी हफ्ते में एक बार घर जाने की आदत को रॉ ने मामूली समझा था, इस बार अपनी पुरानी राह पर नहीं था। इस बार नावेद अपनी मां से मिलने नहीं जा रहा था। इस बार उसके चेहरे पर लालच नहीं, बल्कि खौफ और साजिश की चमक थी। नावेद की गाड़ी लाहौर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन वो रिहायशी इलाके की जगह सीधे पाकिस्तानी छावनी की तरफ मुड़ गई। कैमरा जूम आउट होता है और नजर आता है एक हाई सिक्योरिटी बंगला। नावेद की गाड़ी सीधे एक हाई रैंकिंग इसी ऑफिसर के घर के अंदर दाखिल होती है। क्या नावेद ने गद्दारी कर दी थी? क्या उसे भनक लग गई थी कि वासे अब नहीं रहा?
या फिर वो शुरू से ही एक डबल एजेंट था? सच्चाई तो ये थी कि नावेद कभी वो मासूम मोहरा था ही नहीं जैसा रॉ उसे समझ रही थी। उसके जहन में वफादारी नहीं बल्कि शक का जहर भरा था। शुरुआत में ये शक एक हल्की खरोंच जैसा था, लेकिन जैसे जैसे वासे की मेहरबानियां और पैसों का अंबार बढ़ता गया, नावेद की आंखों में शक की पट्टी गहरी होती चली गई। और जिस दिन दुबई के उस कैफे में वासे ने हफीज सईद का नाम लिया, उसी पल नावेद के दिल की धड़कन ने गवाही दे दी। वो समझ गया था कि ये कोई यहूदी कारोबारी नहीं बल्कि कोई ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के कलेजे में हाथ डालने आई है। नावेद जान चुका था कि वो बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसमें कभी भी आग लग सकती है। उसने अपनी खाल बचाने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला। उसने इस पूरे ऑपरेशन अलविदा की एक एक बारीकी, वासे का चेहरा और उन 3 अनजान मेहमानों का कच्चा चिट्ठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मेज पर सजा दिया। ये खबर किसी परमाणु धमाके से कम नहीं थी। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में भारत की सेंधमारी। ISI के हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट जारी हो गया। उधर दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर के मॉनिटर्स पर अचानक हलचल तेज हो गई। सैटेलाइट इमेजरी और इंटरसेप्ट्स ने वो इशारा कर दिया था जिससे हर जासूस का खून सूख जाता है। इनपुट साफ था, मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड। हालात अब मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में बदल रहे थे। जिस घर को रॉ ने अपना किला समझा था वो अब एक डेथ ट्रैप बन चुका था। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। दिल्ली से विड्रॉल का आदेश बिजली की तेजी से लाहौर पहुंचा। रॉ के एजेंट्स ने अपनी ट्रेनिंग का सबूत दिया। सिर्फ चंद घंटों के भीतर हाउस नंबर 120 को एक भूतिया मकान में तब्दील कर दिया गया। जब तक ISI के जांबाज दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तब तक चिड़िया उड़ चुकी थी। उन्होंने दीवारें कुरेदी, फर्श खोदे, लेकिन रॉ के प्रोफेशनल्स ने वहां एक फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा था। सबूत के नाम पर पाकिस्तान के हाथ सिर्फ खाली कमरा लगा, लेकिन जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं था। रॉ के सामने अब तक की सबसे बड़ी दुविधा खड़ी थी। महीनों की मेहनत, करोड़ों रुपए और सबसे बढ़कर वासे की शहादत। क्या ये सब बेकार जाने वाला था? क्या भारत को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए या फिर इस जलती हुई आग में एक आखिरी दांव खेलना चाहिए? सन्नाटे को चीरते हुए प्रधानमंत्री ने मीटिंग की शुरुआत की। माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें सुनी जा सकती थीं। प्रधानमंत्री ने पूछा, सामंत, दुश्मन को भनक लग चुकी है, हमारा नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सीधा सुसाइड मिशन होगा। क्या हमारे पास अब भी कोई रास्ता बचा है? पूरी मीटिंग इस एक सवाल पर टिकी थी। एक तरफ देश की साख थी और दूसरी तरफ 26/11 का वो हिसाब जो 13 सालों से अधूरा था। सवाल अब सिर्फ एक आतंकी को मारने का नहीं था, सवाल भारत की उस कसम का था जो उसने अपनी सरजमी पर हुए खून के बाद खाई थी। सारे खतरों को तौलने के बाद दिल्ली से आखिरी फैसला सुना दिया गया, ऑपरेशन जारी रहेगा। ये इंसाफ की वो आग थी जिसे अब बुझाना नामुमकिन था। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक अध्याय में दाखिल हो चुकी थी। तारीख थी 23 जून 2021 और समय सुबह के ठीक 11 बजे। लाहौर की गलियों में जून की तपती धूप थी। चारों तरफ ISI और पुलिस का पहरा था, लेकिन रॉ के जांबाजों ने उस अफगान युवक को साये की तरह बचाते हुए उस अधबनी इमारत तक पहुंचा दिया। धूल के बीच से वही काली टोयोटा कोरोला चमक रही थी। यही वो मौत का संदूक था जिसके सीने में 300 किलो RDX धड़क रहा था। रॉ एजेंट ने एक आखिरी बार युवक के कंधे पर हाथ रखा और उसे पूरा नक्शा समझाया। एजेंट ने बस इतना कहा, जोहार टाउन, गेट नंबर 2, याद रखना, रुकना नहीं है। युवक शांत था। उसे पता था कि वो इस दुनिया को अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन उसे अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य का यकीन था। उसने गाड़ी की स्टीयरिंग थामी और लोहे और बारूद की उस मशीन में जान फूंक दी। काली कोरोला अब लाहौर की सड़कों पर थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बगल से गुजर रही ये आम सी दिखने वाली गाड़ी पाकिस्तान के सबसे बड़े गुनहगार का अंत लिखने जा रही है। हर सिग्नल, हर मोड़ पर मौत खड़ी थी, लेकिन मंजिल अब सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थी। जोहार टाउन, हाफिज सईद का घर। 300 किलो RDX, एक ऐसा बारूद जो किसी छोटे मोटे युद्ध को खत्म करने के लिए काफी था, अब एक कार के इंजन के साथ धड़क रहा था। गाड़ी की रफ्तार लाहौर की गर्मी को चीर रही थी। ड्राइवर की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर जमी थीं, हाफिज सईद के घर का वो लोहे का गेट। सईद के घर से चंद मीटर की दूरी पर मौत का पहला पहरा था, एक पुलिस चेक पोस्ट। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने जैसे ही उस काली टोयोटा को अपनी ओर बिजली की गति से आते देखा, उनके हाथ पैर फूल गए। गाड़ी की रफ्तार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये कोई सामान्य मुसाफिर नहीं बल्कि साक्षात यमराज है। पुलिसकर्मी चिल्लाया, रुको, गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर पूरी तरह जम चुका था। अफगान युवक ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल धड़ाक बैरिकेड से टकराते ही एक ऐसा भीषण धमाका हुआ जिसकी गूंज ने पूरे जोहार टाउन की जमीन हिला दी। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये 26/11 की उन माताओं की चीख थी जिनका हिसाब आज पूरा हुआ था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि चेकपोस्ट का नाम और निशान मिट गया। सईद के घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पूरा इलाका मलबे और धुएं में डूब गया। सन्नाटे को चीरते हुए ये खबर दुनिया भर में फैल गई।
पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित किले के अंदर भारत की एक अधूरी कसम आज ऑपरेशन अलविदा के रूप में मुकम्मल हो चुकी थी। धमाका कोई मामूली धमाका नहीं था, ये भारत का कड़ा प्रहार था। जोहार टाउन की वो शांत सुबह चीखों में तब्दील हो गई। सईद के घर का वो भारी लोहे का गेट, जिसे वो अपनी सुरक्षा की ढाल समझता था, कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़ गया। घर का अगला हिस्सा मलबे के ढेर में बदल चुका था। वो इंसान जिसने सालों तक मासूमों के खून से होली खेली, जो सरहद पार बैठकर भारत की बर्बादी के ख्वाब देखता था, आज मौत ने उसके अपने ही बेडरूम की दहलीज पर दस्तक दे दी थी। धमाके की उस गूंज ने सईद की रूह को झकझोर कर रख दिया। जिहाद के नाम पर दूसरों को मौत के मुंह में भेजने वाला ये मास्टरमाइंड मौत को सामने देख अपनी सारी हेकड़ी भूल गया। वो बदहवास होकर कमरे में भागने लगा। दुनिया को डराने वाला आज एक मामूली सोफे के नीचे अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसका शरीर डर के मारे बेकाबू होकर कांप रहा था। उस पल मलबे की उस धूल के बीच सईद को पहली बार एहसास हुआ कि जिस आग से वो खेल रहा था, वो आग अब उसके अपने घर तक पहुंच चुकी है। उसे समझ आ गया था कि भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता, बल्कि घर में घुसकर हिसाब बराबर करना जानता है। हालांकि इस धमाके में वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसकी जिंदादिली और उसकी दहशत हमेशा के लिए दफन हो गई। ऑपरेशन अलविदा ने अपना काम कर दिया था। दुश्मन मरा नहीं था, लेकिन वो अब हर रात अपनी मौत का इंतजार करने के लिए मजबूर था। धमाका शांत हुआ, धुआं छंटा और उस मलबे के नीचे से हाफिज सईद जिंदा तो निकला, लेकिन उसकी दहशत हमेशा के लिए मर चुकी थी। तकनीकी रूप से ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो गुनहगार मौत के मुंह से फिसल गया। लेकिन इस अधूरी कामयाबी ने भी पाकिस्तान की जमीन पर वो कर दिया जो दशकों के कूटनीतिक दबाव नहीं कर पाए थे। सईद को अब समझ आ गया था कि रॉ की नजरें उसके साये की तरह उसका पीछा कर रही हैं। अब उसके पास कोई सुरक्षित घर नहीं था, कोई अभेद्य किला नहीं था। इस धमाके की गूंज लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक फैल गई। पाकिस्तान की पनाह में पल रहे हर छोटे बड़े आतंकी तक एक बेआवाज संदेश पहुंच चुका था। इस संदेश में कोई कागज नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल साफ था। ये संदेश था कि ये नया भारत है, एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ लाल कालीन पर बैठकर कड़ी निंदा नहीं करता, एक ऐसा भारत जो अब चेतावनी देने में वक्त जाया नहीं करता। ये वो भारत है जो दुश्मन की कुंडली निकालता है, उसके घर का रास्ता जानता है और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर हिसाब बराबर करना भी जानता है। सईद बच भले गया, लेकिन अब वो हर पल अपनी मौत के साये में जी रहा है और दुनिया जान चुकी है कि भारत की कसम आज भी अधूरी नहीं रही। बस हिसाब की एक नई तारीख लिखी जा चुकी है। ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने अंतिम लक्ष्य को 100% हासिल न कर पाया हो, लेकिन लाहौर के उस धमाके ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कंपा दी। अब उनके मन से ये वहम हमेशा के लिए निकल गया कि सरहदें उनकी सुरक्षा की गारंटी हैं। उन्हें समझ आ गया है कि भारत के हाथ अब इतने लंबे हो चुके हैं कि वे किसी भी पाताल से उन्हें खींच लाएंगे। दोस्तों, भारत की इस बदली हुई रणनीति और ऑपरेशन अलविदा की इस जांबाज कोशिश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुश्मनों को उनकी अपनी जमीन पर जवाब देना सही है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय तक हमारे जांबाजों की ये अनसुनी कहानी पहुंच सके। ऐसी ही और भी इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।